1857 का विद्रोह जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता के आक्रोश का सबसे बड़ा उभार था, ये असफल क्यों हो गया? हम न केवल तथ्यों पर गौर करेंगे बल्कि विद्रोह की असफलता के वास्तविक कारणों पर गौर करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि विद्रोह की कमजोरियां कहां पर थीं और किन कमजोरियों के चलते ये अंत में असफल रहा। विद्रोह कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। वास्तव में 1857 के विद्रोह की असफलता ब्रिटिश श्रेष्ठता और विद्रोह की कमजोरियों में नहीं थी। मतलब एक तरफ ब्रिटिश की श्रेष्ठता अंग्रेजों की श्रेष्ठता में और भारतीय विद्रोहियों की कमजोरियों में नहीं थी। सबसे पहले हम ब्रिटिश श्रेष्ठता को समझते हैं कि अंग्रेज हमसे श्रेष्ठ कैसे थे उस समय। वास्तव में 19वीं शताब्दी के मध्य में जो ब्रिटानी साम्राज्यवाद था पूरी दुनिया में शक्ति के शिखर पर था। वो केवल भारत पर ही उपनिवेश स्थापित नहीं किए थे, पूरी दुनिया में उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो एक ऐसा साम्राज्य जो कि पूरी दुनिया में शक्ति के शिखर पर हो, उसे पराजित करना इतना आसान नहीं है। अंग्रेज वास्तव में अपार संसाधनों से लैस थे। उनके पास अपार आर्थिक संसाधन थे। उनके पास केवल भारत और ब्रिटेन के ही आर्थिक संसाधन नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे उन तमाम जगहों के आर्थिक संसाधन उनके हाथ में थे। अपार आर्थिक संसाधनों से लैस थे। उनके पास अपार सैन्य शक्ति थी। साथ ही उनके पास कैंपबेल, निकलसन, हडसन, हैवलॉक, आउटरन जैसे अंग्रेज सेनापति थे। यानी अपार आर्थिक संसाधन, अपार सैन्य शक्ति और योग्य सेनापतियों के दम पर उन्होंने शीघ्र ही भारतीय विद्रोहियों को निरुत्साह बना दिया था। समझ ही सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति जिसके पास अपार संसाधन हो, सैन्य शक्ति हो, योग्य सेनापति हो, उसके सामने भारतीय विद्रोही कब तक ठहर सकते थे। डलहौजी के काल में आधुनिक यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ था। वास्तव में यातायात और संचार के साधनों का जो विकास हुआ था उसका लाभ भी अंग्रेजों को बखूबी मिला। रेलवे के विकास के चलते अंग्रेजी सैनिकों के तीव्र आवागमन में मदद मिली। रेलवे का विकास डलहौजी के काल में प्रारंभ हो चुका था और 1856 में जब विद्रोह हुआ, 1857 में जब विद्रोह हुआ, तो रेलवे के विकास ने अंग्रेजी सैनिकों के तीव्र आवागमन को संभव बनाया विद्रोह के दौरान। साथ ही डाक तार व्यवस्था के विकास के कारण अंग्रेज परस्पर संपर्क में बने रहे। डलहौजी के काल में डाक और तार व्यवस्था का विकास हो चुका था। इसके चलते अंग्रेज अलग थलग नहीं पड़े थे। एक दूसरे की गतिविधियों से अंग्रेज अनजान नहीं थे, बल्कि आपस में संपर्क में बने रहे। जबकि जो भारतीय विद्रोही थे वो इसका लाभ नहीं उठा सकते थे। क्यों? क्योंकि सरकारी तंत्र ने इसका विकास किया था। भारतीय विद्रोही एक दूसरे से अनजान बने रहे और साथ ही अलग थलग बने रहे और एक दूसरे की गतिविधियों से अनजान बने रहे। विद्रोहियों को पता नहीं होता था कि हमारे साथी दूसरे क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं या हार रहे हैं, उनकी आगे की योजना क्या थी। उदाहरण के लिए अगर विद्रोही लखनऊ में लड़ रहे हैं तो उन्हें पता नहीं होता था कि कानपुर के विद्रोही क्या योजना बना रहे हैं। यानी भारतीय विद्रोहियों में आपस में कोई तालमेल नहीं था, एक दूसरे से अलग थलग बने रहे और साथ ही गतिविधियों से अनजान थे। ये भी भारतीय विद्रोह की एक कमजोरी थी। ये तो हमने देखा कि ब्रिटिश श्रेष्ठता के चलते विद्रोह असफल रहा। वास्तव में विद्रोह ब्रिटिश श्रेष्ठता से कहीं अधिक अपनी कमजोरियों के चलते असफल रहा। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश श्रेष्ठता से कहीं ज्यादा अपनी कमजोरियों के चलते असफल रहा। विद्रोह की जो कमजोरियां थी वो वास्तव में व्यक्तियों की कमजोरियों से कहीं गहराई में नहीं थी। विद्रोह के दौरान जो प्रमुख व्यक्ति उभरे थे नेतृत्व के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, चाहे सैनिकों के रूप में, तो विद्रोह की जो कमजोरियां थी वो व्यक्तियों की कमजोरियों से भी कहीं ज्यादा गहराई में नहीं थी। वास्तव में विद्रोह की अपनी कमजोरियां क्या थी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विद्रोह का परंपरागत स्वरूप। वास्तव में 1857 का विद्रोह परंपरागत स्वरूप का था। 1857 का विद्रोह किसी आधुनिक विचारधारा पर आधारित नहीं था, किसी प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित नहीं था। यह वास्तव में एक मध्यकालीन सोच पर आधारित था। 1857 का विद्रोह, विद्रोहियों के पास कोई स्पष्ट कार्यक्रम और विचारधारा ही नहीं थी। मतलब समझ रहे हैं ना, उनके पास कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं था। उन्हें ये तो पता है कि हम अंग्रेजों से नफरत करते हैं तो अंग्रेजों को मार के भगाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम भारत में किस प्रकार की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था लागू करेंगे। विद्रोहियों को ये नहीं पता था, तो उनके पास स्पष्ट कार्यक्रम और कोई विचारधारा नहीं थी, न ही भावी भविष्य की और न ही अंग्रेजों को भारत से भगाने की। उनके पास ब्रिटिश मुक्त भारत यानी स्वतंत्र भारत के लिए कोई भावी रणनीति नहीं थी। उन्हें ये नहीं पता था कि भारत जब अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएगा तो हम भारत को कैसा स्वरूप देंगे, कैसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू करेंगे, भारत में शिक्षा किस प्रकार की होगी।
इसके बारे में विद्रोहियों के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था। आप जब एक ऐसा काम करेंगे जिसका उद्देश्य आपको स्पष्ट नहीं हो तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने ऊपर लागू करिए इस बात को। आप लड़ तो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि अगर आप लड़ाई में जीत गए तो वास्तव में आपका उद्देश्य क्या है। और वास्तव में जितने भी नेतृत्व उस दौरान उभरे थे 1857 के विद्रोह के दौरान, सभी जितने भी नेता थे सबके उद्देश्य अलग अलग थे। झांसी की रानी को अपने पुत्र के लिए राज्य चाहिए था, किसानों को अपनी खोई हुई जमीन चाहिए थी, साथियों ने लगान से मुक्ति चाहिए थी, जो किसान कर्जदार महाजनों और सूदखोरों के चुंगल में फंसे थे उन्हें ब्याज से मुक्ति चाहिए थी, है ना। सैनिकों को अच्छा वेतन चाहिए था, साथ ही अपने धर्म के पालन की अनुमति चाहिए थी। तो सभी अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। तो जब सभी अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे तो कोई साझा उद्देश्य विकसित नहीं हो पाया, एक साझा कार्यक्रम नहीं बन पाया, साझा उद्देश्य नहीं बन पाया। इसलिए लिखा है कि उनके पास ब्रिटिश मुक्त भारत के लिए कोई भावी रणनीति ही नहीं थी। बहादुर शाह को भारत का सम्राट बनाया गया। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि विद्रोही भारत में पुनः मुगल शासन की स्थापना करना चाहते थे। उनको इतना ही पता था कि भारत से अंग्रेज चले जाएं और बहादुर शाह यहाँ का बादशाह बन जाए अखिल भारतीय स्तर पर, और भारत जैसा चल रहा था वैसा ही चलता है। कोई प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था उनके पास। तो उनके कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष, विद्रोहियों के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारत में मध्यकालीन शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। उदाहरण के लिए उन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट, विद्रोही ये समझ सकने में असफल रहे, विद्रोही इस बात को समझ सकने में पूरी तरह से असफल रहे कि भारत की मुक्ति मध्यकालीन सामंती व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करने में नहीं है। वो ये समझ सकने में असफल रहे कि मध्यकालीन देश की मुक्ति मध्यकालीन सामंती व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने में नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर आधुनिक समाज, आधुनिक अर्थव्यवस्था, है ना, वैज्ञानिक शिक्षा और प्रगतिशील राजनीतिक संस्थाओं को गले लगाने से, उनको स्थापित करने से। जबकि इस बारे में तो विद्रोहियों का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, इस बारे में विद्रोहियों की कोई मंशा ही नहीं थी। वो तो सिर्फ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के प्रति घृणा थी इसलिए लड़ रहे थे, और सबके अपने अपने अलग अलग उद्देश्य थे। विद्रोही ये समझ सकने में असफल है कि देश की मुक्ति मध्यकालीन सामंती व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने में नहीं, बल्कि आधुनिक समाज, आधुनिक अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक शिक्षा और प्रगतिशील राजनीतिक संस्थाओं को गले लगाने में थी। ऐसी प्रगतिशील राजनीतिक संस्थाएं कौन सी हैं? क्या बहादुर शाह के नेतृत्व में मध्यकाल की स्थापना करना? नहीं। प्रगतिशील राजनीतिक संस्थाएं होती हैं ठीक उसी समय काल में जिस तरह से लंदन में संसदीय व्यवस्था द्वारा देश संचालित हो रहा था, उसे हम प्रगतिशील शासन व्यवस्था या राजनीतिक संस्था कहते हैं। नेक्स्ट, वास्तव में 1857 के विद्रोह को भारत को गुलाम बनाने वाले उपनिवेशवाद की कोई खास समझ नहीं थी। वे अंग्रेजों की ताकत को समझते ही नहीं थे, उन्हें भारत को गुलाम बनाने वाले उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी। आंदोलन सत्ता पर अधिकार करने के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। इस आंदोलन के पास अपना कोई सामाजिक विकल्प नहीं था। अंग्रेजों को अंग्रेजी व्यवस्थाओं को तो उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्थाओं के स्थान पर विद्रोहियों का अपना कोई सामाजिक आर्थिक विकल्प नहीं था। यही लिखा है कि आंदोलन सत्ता पर अधिकार करने के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। उसके पास कोई सामाजिक विकल्प नहीं था आंदोलनकारियों के पास। नेक्स्ट, प्रगतिशील नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के दौरान कोई प्रगतिशील नेतृत्व नहीं उभर पाया। जैसा कि कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रगतिशील नेतृत्व एक के बाद एक उभरते गए। कभी दादा भाई कभी गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, फिर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक ऐसा आधुनिक सोच पर आधारित प्रगतिशील नेतृत्व नहीं उभर पाया। विद्रोह के दौरान प्रगतिशील योजना और कार्यक्रम के अभाव में, चूंकि कोई प्रगतिशील योजना और कार्यक्रम तो थी नहीं उनके पास, तो उसके अभाव में प्रतिक्रियावादी और सामंती तत्व आंदोलन का नेतृत्व हड़पने में सफल रहे। ऐसे सामंती कौन कौन से तत्व थे? वही राजा महाराजा ही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यानी अंग्रेजों ने जिस सामंती व्यवस्था को ध्वस्त करना शुरू किया था, अंग्रेजों ने भारत आने के बाद जिस सामंती व्यवस्था को ध्वस्त करना शुरू किया था, वही सामंती व्यवस्थाएं, वही सामंती प्रतीक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो कार्यक्रम और विचारधारा के अभाव में प्रतिक्रियावादी और सामंती तो आंदोलन का नेतृत्व हड़पने में सफल रहे, हथियाने में सफल रहे। कोई ऐसा नेतृत्व नहीं उभर पाया जो आंदोलन को आधुनिक सोच पर आधारित एक दिशा दे पाता। आधुनिक सोच पर आधारित, आधुनिक सोच कैसी
कि स्वतंत्र भारत में कैसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होगी, कैसी शिक्षा लागू की जाएगी, है ना, कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो इस तरह का आधुनिक सोच पर आधारित दिशा देने वाला कोई नेतृत्व भारत में आंदोलन के दौरान नहीं उभर पाया था। नेक्स्ट, वास्तव में यही विद्रोह की कमजोरियां थी और इसी के चलते विद्रोह असफल रहा। एक ऐसी लड़ाई जिसके पास अपना कोई योजना, कार्यक्रम और भावी रणनीति न हो, वो सफल कैसे हो सकता है एक ऐसी शक्ति के सामने जो अपनी रणनीति और योजना से पूरी दुनिया पर शासन कर रही हो। नेक्स्ट, इसी तरह इस आंदोलन में तरह तरह के तत्व शामिल थे। आंदोलन में तरह तरह के तत्व शामिल थे। आपने इसके पहले वीडियो में देखा, सैनिक भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, राजा भी थे, जमींदार भी थे, सभी लड़ रहे थे और सभी के अपने अपने उद्देश्य थे। तो आंदोलन में तरह तरह के तत्व शामिल थे जो अंग्रेजों के प्रति साझी घृणा द्वारा ही जुड़े थे। कोई और संपर्क सूत्र इन नेताओं के बीच नहीं था। यानी उनको बस इतना पता है कि हम अंग्रेजों से घृणा करते हैं इसलिए लड़ रहे हैं, कोई और संपर्क सूत्र नहीं था। संपर्क सूत्र मतलब कोई ऐसी योजना नहीं थी या कोई ऐसी भावी भारत की, भविष्य के भारत की ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी जिसको पाने के लिए सभी नेता लड़ रहे हैं, है ना। तो कोई अन्य संपर्क सूत्र नेताओं के बीच नहीं था, एक ही संपर्क सूत्र था, अंग्रेजों से घृणा। नेक्स्ट, इनमें से हर एक की अपनी शिकायत थी, हर एक की अपनी शिकायत थी और स्वतंत्र भारत की राजनीति की अपनी धारणाएं थी। सबकी अपनी अपनी शिकायत थी और अंग्रेजी मुक्त यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति की अपनी अपनी धारणाएं थी। लास्ट वाला पढ़ने से पहले इसे देख लेते हैं। विद्रोह का क्षेत्रीय स्वरूप। विद्रोह वास्तव में अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर पाया। विद्रोह हालांकि उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रफल में फैला, लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत में भी विद्रोह पंजाब, बंगाल में नहीं फैल पाया। इसके अलावा विद्रोह उड़ीसा, कश्मीर, दक्षिण भारत को अपने लपेटे में नहीं ले पाया। यानी दक्षिण भारत में पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर में पूरी तरह से शांति बनी रही। नेक्स्ट, जन समर्थन का अभाव भी था विद्रोह के पास, है ना। विद्रोह को पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिला। उच्च और मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय, उच्च और मध्यम वर्ग के शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे जो शिक्षित भारतीय थे वो और व्यापारी वर्ग विद्रोह का आलोचक बना रहा। इन्होंने विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया। विशेष रूप से आंदोलनकारी अर्थात विद्रोही जिस तरह से अंधविश्वासों का प्रयोग करते थे और प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, है ना। ज्यादातर उस समय जो विद्रोही थे वो धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते थे। तो जब धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर कोई काम करते हैं तो उसमें अंधविश्वास होता ही होता है। तो जिस तरह से विद्रोही अंधविश्वासों का प्रयोग करते थे, है ना, प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसका परिणाम ये हुआ कि जो पढ़ा लिखा शहरों में रहने वाला पढ़ा लिखा भारतीय था वो आंदोलन से बितर कर दूर हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग संघर्ष और निहित स्वार्थों की लड़ाई, ये भी चल रही है उसी समय। वर्ग संघर्ष भी चला आपस में ही और निहित स्वार्थों की लड़ाई भी शुरू हो गई। कैसे? भावी रणनीति और स्पष्ट उद्देश्य तो था नहीं, भावी भविष्य आने वाले भारत की कोई कल्पना नहीं थी और कोई रणनीति नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। तो उसी बात को लिखा है कि भावी रणनीति और स्पष्ट उद्देश्य के अभाव में कहीं वर्ग संघर्ष के मुद्दे उभर गए तो कहीं निहित स्वार्थों की लड़ाई शुरू हो गई। कैसे? कहीं जमींदारों को खदेड़ा गया, उनको मारा पीटा गया, कहीं महाजनों और सूदखोरों को के घरों पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी गई। किसानों को पता नहीं होता था कि हमारे शत्रु अंग्रेज हैं, कि ये सूदखोर है जो हमसे हमें परेशान किए हुए है, लगातार ब्याज से हमें मुक्ति नहीं दे रहा है, हमारा शोषण कर रहा है ब्याज के नाम पर। तो वास्तव में जिनका शोषण हो रहा था महाजनों द्वारा, उनके लिए असली शत्रु अंग्रेज नहीं, वो महाजन था। तो आक्रोश तो उत्तर भारत में फैला ही था। परिणाम स्वरूप उस आक्रोश का लाभ लोगों ने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी उठाया। महाजनों को, जमींदारों को दौड़ाकर मारा गया, किसी की हत्या की गई, आपस में ही महाजनों के घरों में आग लगा दी गई, उनके जो ऋण संबंधी कागजात थे उनको जला डाला गया कि कागज को ही, अगर कागजात ही जला दिए जाएंगे तो हम पर जो ऋण है वो समाप्त हो जाएगा। तो निहित स्वार्थों की इस तरह से लड़ाई शुरू हो गई। वास्तव में जो सैनिक था, सैनिक स्वार्थ रहित था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण स्तरों पर लोगों के अपने अपने स्वार्थ थे, अंग्रेजों पर भी हमला करना था, जमींदारों पर भी और महाजनों पर, लेकिन सैनिक स्वार्थ रहित थे। साथ ही सैनिक बहादुर भी थे, सैनिक बहादुर थे, स्वार्थ रहित थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें अनुशासन की कमी थी। सैनिकों पर कोई ऐसा नेता नहीं था जो उन पर अनुशासन स्थापित कर पाता, है ना, भावी रणनीति बनाता कि अब आपको आगे करना क्या है। तो सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप होता था कि सैनिक अक्सर दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। जो विद्रोही थे वो
दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उदाहरण के लिए कानपुर में अंग्रेजी औरतों और बच्चों को मार दिया गया। अंग्रेजों की औरतों और बच्चों की बड़े पैमाने पर कानपुर में हत्या कर दी गई। विद्रोही एक अलग अलग क्षेत्रों की विद्रोही और सैनिक एक दूसरे से अलग थलग पड़े रहे, एक दूसरे की गतिविधियों से वो अनजान थे। उनमें आपस में अंग्रेजों के प्रति घृणा को छोड़कर आपस में जोड़ने वाला कोई तत्व उनके बीच नहीं था। अक्सर होता था कि किसी क्षेत्र विशेष में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता उखाड़ फेंकते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं होता था कि अब आगे करना क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोहियों को पता ही नहीं होता था कि अब हमें आगे करना क्या है। यानी भारत में किस प्रकार की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं स्थापित की जानी है, किस प्रकार की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। तो ये था विद्रोह की कमजोरियां, ये थी विद्रोह की कमजोरियां। और वास्तव में विद्रोह अंग्रेजी श्रेष्ठता से अधिक अपनी कमजोरियों के चलते असफल रहा। इस समय भारत आधुनिक राष्ट्रवाद से परिचित नहीं था। इस समय जो भारत मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य का जो भारत था वो आधुनिक राष्ट्रवाद से परिचित नहीं था। जैसे कि आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के बाद एक अलग तरह का दौर शुरू होता है। अंग्रेजों से प्रत्यक्ष लड़ाई करने के बजाय एक दूसरी रणनीति का विकास हुआ। पहले उसे हम नरमपंथी रणनीति का नाम दिया हमने, फिर गरमपंथी रणनीति का नाम दिया, फिर गांधीवादी नेतृत्व का उभार हुआ। तो इस समय भारत आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। वास्तव में इस समय देश प्रेम का मतलब होता था अपने क्षेत्र से प्रेम, अपनी भाषा से प्रेम, अपने धर्म से प्रेम, या अधिक से अधिक बढ़कर अपने राजा से प्रेम। यानी देश प्रेम का मतलब अपने क्षेत्र, धर्म, भाषा या अधिक से अधिक अपने राजा से प्रेम हुआ करता था, है ना। तो वास्तव में राजा राम मोहन राय का उदय हो चुका था इसके पहले ही, लेकिन राजा राम मोहन राय जिन आधुनिक विचारों का प्रसार कर रहे थे अभी उसका व्यापक पैमाने पर प्रसार नहीं हो पाया था। यही कारण था कि राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में आंदोलन कोई स्पष्ट विचारधारा, उद्देश्य, रणनीति नहीं बना पाया, भावी भारत की संकल्पना विकसित नहीं कर पाया और परिणाम स्वरूप आंदोलन असफल रहा। समझ आया? ठीक है, ये हो गया विद्रोह की असफलता के कारण। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्रोह का स्वरूप। विद्रोह के स्वरूप के बाद हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी नीति में किस तरह से परिवर्तन आया। कंपनी का शासन छिन गया, यानी ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीनकर अपने हाथों में ले लिया और बहुत से परिवर्तन आए। 1857 की क्रांति का कुछ प्रभाव पड़ा, उन परिवर्तनों को हम आगे देखेंगे। इसको आप नोट करते जाइए। नमस्कार।